नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है पन्ना धाय का दूसरा बेटा। इसे लिखा है रघुनाथ प्यासा ने। सलाखें दुर्गंध भय आकाश में उड़ती हुई चील और एक मनहूस खामोशी, यही है उस काल कोठरी के आसपास का माहौल, जिसके एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ असहाय डिप्टी उस घड़ी को निकट आते देख रहा है जब उसे फांसी पर झुला दिया जाएगा। फांसी के फंदे की गोलाई अभी से उसके गले में उतरने लगी है। आशा का ऐसा एक भी चिन्ह उसके डरे हुए चेहरे पर शेष नहीं रह गया है जिससे कहा जा सके कि अब फांसी के फंदे की मजबूत रस्सी को झेल लेगा। इसका ताकतवर जिस्म पसलियों में विभक्त हो गया है। इसमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि बुलंद आवाज में लोगों से कह दे कि नहीं, उसने किसी जमींदार के बेटे को पानी में डुबो कर नहीं मारा है और कि वह बेगुनाह है, या फिर ऐसी कोई बात कि कम से कम फांसी लगाने वाले जल्लादों को यकीन तो आ जाए कि वे एक निर्दोष को सूली पर चढ़ा रहे हैं। मेरे विचार से इस डिप्टी ने क्रूर नियति को स्वीकार कर लिया है, जो कि इसे नहीं चाहिए था, कम से कम इस उम्र में। मैं अपील में इस मुलजिम यानी डिप्टी का वकील हूँ। इससे मिलाई करने इस काल कोठरी के सीखचे तक आया हूँ। डिप्टी का सशंकित चेहरा देखकर मुझे इस बात का पुख्ता यकीन हो चला है कि यह आदमी किसी जमींदार के बेटे को जान से नहीं मार सकता। इच्छा हो आई है कि किसी भी तरह से सही इस निरीह नौजवान को बचा लूँ। कल जब डिप्टी की विधवा माँ मुझसे मिली थी और तमाम वाक़यात उसने तफसील में मुझे बताए थे, तो एकाएक विश्वास नहीं आया था कि एक माँ अपने बेटे के बारे में ऐसी निर्मम धारणा भी बना सकती है। वह वृद्धा अपने बेटे से प्यार भी करती है और नफरत भी। एक ओर तो वह अपने बेटे को फांसी लगने नहीं देना चाहती, पर दूसरी ओर उसका कहना है डिप्टी ने ही जमींदार के बेटे को पानी में डुबो कर मारा है, इसलिए उसकी अकल ठीक होनी ही चाहिए। मैं नहीं समझ पा रहा था कि यह कौन सी मानसिकता थी जो उसे तब भी जमींदार के मृत बेटे से जोड़ रही थी, और उस औरत ने यह कैसे मान लिया कि उसका बेटा हत्यारा है, यह भी कि वह अपना पहला बेटा भी इसी जमींदार खानदान के लिए कुर्बान कर चुकी है। कौन बैठा है इसके भीतर? संस्कार की यह कैसी जकड़न है कि इस बुढ़िया की एकमात्र जीवित औलाद को सूली पर चढ़ा दिया जा रहा है और उसकी नज़रों में आज भी नौकर से स्वामी का दर्जा बड़ा है। माँ बेटे का रिश्ता कुछ भी नहीं। उसका यह कहना कि जमींदार सब कुछ है, नौकरों को उसका सामना नहीं करना चाहिए, आज के ज़माने में मुझे बेहद असंगत लग रहा है। खैर, जब तक मैं डिप्टी से मिल न लूँ, मुझे इस विषय में अपनी कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए, सोचकर मैं दूसरे कामों में उलझ गया। मुझसे मुलाकात करने के वास्ते डिप्टी को अतीत से जगाया जाता है। बड़ी बड़ी वजनी बेड़ियों में जकड़ा ये आदमी कानून की नज़रों में खतरनाक कैदी है। इसकी माँ भी इसे ही हत्यारा मानती है। मैं इसे क्या मान लूँ? सीखचों के उधर डिप्टी निर्द्वंद सा बैठ जाता है, लेकिन यह मुझसे आंखें क्यों नहीं मिला रहा है? खैर, सवाल मैं ही करता हूँ। तुम्हारा ही नाम डिप्टी है ना? गर्दन ऊपर उठाकर डिप्टी की सूखी और सफ़ेद आंखें मुझे घूरती हैं और फिर झुक जाती हैं। अब मैं तुम्हारा वकील हूँ भाई। देखो, मुझसे कुछ मत छिपाना। यह समझो कि फांसी के फंदे से बचने का आखिरी मौका तुम्हारे हाथ में है। अगर इस वक्त तुमने खुलकर सब कुछ मुझे साफ साफ बता दिया, तो हो सकता है मैं तुम्हारी सज़ा को कुछ कम करवाने में कामयाब हो सकूं। निराश होने से कुछ नहीं होगा। जो लोग मौत को जानबूझकर गले लगाते हैं, उन्हें कायर कहा जाता है। सुनकर अभी आदमी हिला। शायद कायर शब्द इसे चुभा है। कह लिया आपने अपनी बात वकील साहब, और अब मुझे कायर कभी मत कहना। जो मैं कायर होता तो आज यहाँ न पड़ा होता। मुझे उम्मीद तो नहीं कि आप मुझे फांसी से बचा लोगे, पर आपको मेरी माँ ने यहाँ भेजा है, और मैंने अपनी माँ का यूँ भरम तोड़ना है कि मैंने किसी भगवान को मारिया है। इसलिए बताऊँगा, आपने सब कुछ बताऊँगा। अतीत में डूबी डिप्टी की आंखों में मेरी छाया भी धुंधली ही नजर आ रही है। अतीत में डूबी उन बेसुध आंखों को इतनी भी सुध नहीं कि मैं उनमें कितने गौर से झांक रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं किसी सुकरात जैसे सच के सामने बैठा हूँ, जो अपनी आंखों के पानी को जहर समझकर पीता रहा है, और अब जैसे यह जहर उसे चढ़ चुका है। वकील साहब,
तुमने पन्ना धा का नाम सुना होगा। मैंने एक बार उसका सांग्य देखा था। उसने एक राजकुंवर के बदले में अपना बेटा मरवा लिया था। तुम्हारी यो हालत भी कुछ इसी ढाल की है। मुझे आश्चर्य है कि यह नौजवान क्या और क्यों बोल रहा है। या तुम्हारी माँ वही पन्ना धा है। जब इन जमींदारों ने मेरे भाई धीमा को जान से मारा तो इसने कुछ नहीं कहा था। आज भी या उन्हीं की तरफदारी ले रही है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जो कुछ भी वाह कर रही। एक सर्द आह भरकर डिप्टी अब खामोश हो जाता है। भाई डिप्टी, मुझे ऐसे तो कुछ भी नहीं समझ में आ सकता है। कल तुम्हारी माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया। आज तुम ये बहकी बहकी बातें करोगे। आज तुम ये बहकी बहकी बातें करोगे तो मेरी समझ में क्या आएगा। मैंने झुंझला कर कहा। आप समझो या न समझो वकील साहब, कहूँगा तो मैं वही जो सच है। अपनी इस हठ की वजह से उसने अदालत में अपने बयान खराब करवा लिए थे। अधीन न्यायालय से संबंधित डिप्टी की फाइल मेरे पास है। उलझकर मैं उसी में टक्कर मारने लगता हूँ। वहाँ दिया गया इसका बयान पढ़ता हूँ जिसमें लिखा है कि इसकी माँ शुरू से ही इन जमींदारों के यहाँ बांधी रही है। यह दोनों भाई भी हवेली में काम करने उसके साथ जाते रहे हैं। धीमा जो मर गया जमींदार के बेटे की टहल किया करता था। वकील साहब, हमारी माँ ने सदा गुलामी करनी सीखी और उसने हमें भी यूं ही सबक दिया। हमारी माँ के पास आज तक अपना कुछ नहीं है और उसका सब कुछ जमींदार और उसके खानदान का है। आप समझ गए होंगे वकील साहब मैं जो कह रहा हूँ। डिप्टी की आंखें किसी अनजानी सी विवशता से झुक गई हैं। हाँ, मैंने समझ लिया है। डिप्टी अपने माँ के विषय में कोई गलत बात अपने मुंह से कैसे निकाल सकता है। वृद्धावस्था में वो अपनी माँ के ऊपर अपनी ओर से ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता जिससे लगे कि वह उससे अनैतिक या चरित्रहीन औरत का दर्जा दे रहा है। आज से 30-40 साल पहले का ज़माना सोचो साहब। गांवों में पिछड़ी जात की कितनी बुरी दशा थी। बड़े लोग बेगार करवाया करे थे। मजदूर आंख ठाके भी उनकी ढब नहीं देख सके थे। और भी इसी तरह की सैकड़ों बातें। टुकड़ों टुकड़ों में डिप्टी मुझे समझा रहा है क्योंकि यह आदमी खुद टुकड़ा टुकड़ा है। मैं स्वयं भी आज गाँवों में देखता हूँ बेगारी समाप्त हो गई है, लेकिन मजदूर के प्रति वह पशुवत व्यवहार नहीं मिट सका है। फर्क इतना आया है कि आज कुछ लोग मुट्ठी भर चारा भी डाल देते हैं। धीमा की मौत कैसे हुई यह इस मुकदमे की फाइल से भी स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि मुझे इस पहलू से कुछ मदद मिले। तुम्हारे भाई की हत्या कैसे की गई थी उसके बारे में मुझे वह सब बतलाओ जो तुम्हें पता है। धीमा की मौत मेरी आंख के आगे हुई थी वकील साहब। 10 बरस पहले की बात है। मेरी उम्र 10-12 साल की रही होगी। उस दिन हम दोनों भाई जमींदार के बेटे की बंदूक कारतूस उठाए उसकी गैल शिकार पर गए थे। एक चीता पता नहीं कहाँ तय आया और छोटे जमींदार पर टूट पड़ा। मैं तो डर का मारिया भाग के एक पेड़ पे चढ़ गया, पर धीमा खामा खाही में छोटे जमींदार को बचान खातर चीते से भिड़ गया। उसका शरीर चिथड़ा चिथड़ा हो गया पर उसने चीते को छोड़िया नहीं। छोटा जमींदार न्यारा खड़िया हो गया। अचानक बंदूक से 2 गोलियां छूटी। मैंने उत्तर के देखा तो कांप गया। एक गोली धीमा की छाती में धंसी थी, दूसरे चीते के सिर में। तड़पता तड़पता मेरा भाई सूनी आंखों से मुझे देख रहा था। बोलना चाहवे था पर जुबान नहीं उठ पा रही थी उसकी। कह नहीं सकता कि उस वक्त मेरा भाई अपने फर्ज में शहीद हो रहा था या बिन बुलाई मौत का लिया पछता रहा था। आखिरी सांस लेता हुआ वो मुझे देख रहा था, जमींदार के बेटों को नहीं। तो तुमने गांव में आकर यह बात लोगों से या अपनी माँ से तो बताई होगी। किससे बताता। हाल तो मेरे ते किसी ने पूछा ही नहीं। दूसरे मैं बता भी न सकूं था। छोटे जमींदार ने जंगल में ई बंदूक की नली मेरी ढब करके कह दिया था कि किसी से जिक्र करेगा तो तेरा भी यूं ही हाल कर दूंगा। मैंने इतनी बड़ी दहशत में खामोश रहना ही ठीक समझाया था। डिप्टी की यह खामोशी ही आगे चलकर उसे यहाँ तक ले आई थी। उसके साथ इतना बड़ा मजाक किया गया था। धीमा का कातिल सदैव उसके सामने छाती ठोक कर रहता है और वह इस बात का जिक्र तक भी किसी से नहीं कर सकता था। तो क्या धीमा की लाश फूंक दी गई थी? हाँ जी। गांव में तो यूं ही कहना पड़ा था कि धीमा शिकार में चीते के हत्थे चढ़ गया। कुछ सुसराहट जरूर हो गई थी, पर जब मैंने ही कोई बात डर के मारे नहीं छेड़ी तो औरों को क्या पड़ी थी।
तुमने आकर अपनी माँ से भी असल बात नहीं बताई थी? बताई थी, पर उसने तो बच्चा समझ के मेरी बात का यकीन ही नहीं किया था। फिर वो दुखी भी थी, मैं घबराया हुआ था। बात आई गई हो गई, पर मेरे दिल में वह कील गड़ी रहेगी। हवेली में कई दिन बड़े जश्न मने। जमींदार के बेटे ने चीते का शिकार जो किया था, मेरे भाई की मौत का गम किसी को क्या होता। इतना पता लगने के बाद भी क्या तुम्हारी माँ वहीं काम करती रही? मैंने कुरेदने की नीयत से पूछा। मेरी माँ वहाँ नहीं करती तो क्या करती? खाती कहाँ से? कोई और आसरा भी तो नहीं था। जमींदार ने उसके 10 रुपए और बढ़ा दिए थे, जिससे वो भी निगाहों में और भी बड़ा देवता बन गया था। कुछ मेरी माँ ने भी उस घर में रहन की आदत पड़ गई थी। मेरी माँ समझे थी कि बेटा देके उसने जमींदार का कुछ कर्जा उतार दिया। उसे इतनी समझ कहाँ कि हमने सिर्फ जमींदार का नमक ही नहीं खाया, बल्कि जानवरों की तरह दिन रात उसकी गुलामी भी करी है। अरे वकील साहब, जिस दिन बीयू फर्क हमारी समझ में आ गया, उसी दिन हम इन जमींदारों से निपट लेंगे। डिप्टी की मुठियां हवा में तैरने लगी है। वह पिंजरे में बंद शेर की भाषा पर उतर आया है। कह नहीं सकता कि कानून को हाथ में लेने को वह सब ठीक हो जाएगा समझता है, या उसका इशारा किसी सामाजिक क्रांति की ओर है। तुम देखो वकील साहब, मेरे जवान भाई की जिंदगी का इनाम भी मेरी माँ को दिया तो सिर्फ 10 रुपए, उसकी तनख्वाह में बढ़ोतरी करके। धीमा ने इन 10 रुपए की खातिर तो अपनी जान नहीं दी थी। आज पन्ना था होती तो उससे पता चल जाता कि यह कीमत है उसके त्याग की। ये सांग वाले पन्ना की त्याग की कथा गाते तो फिरे हैं, असलियत किसी को पता नहीं कि उसके आने वाली पीढ़ी पे क्या बीत रही है। कमाल है, यह आदमी इतिहास और उसके एक महान चरित्र पन्नाधाय को चैलेंज कर रहा है और मैं खामोश हूँ। चलो तुम्हारी माँ तो वहीं रही, लेकिन तुम तो अपने भाई की मौत के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। क्या तुमने विद्रोह किया? मैं जानना चाहता था कि कहीं इस जुनून में तो डिप्टी ने छोटे जमींदार को नहीं मार दिया था, क्योंकि सेशन जज ने यही तर्क उसके छोटे जमींदार की हत्या को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त माना था। मैं अकेला कर भी क्या सकूँ था उनका। वैसे छोटा जमींदार उस दिन से मुझे दुश्मन दिखे था। उसे देखते ही मैं होश हवास भूल जाऊं था। इस बात को जमींदार भी जाने था। मैं जवान हो गया तो सारी बात अपने आप साफ हो गई। हवेली से मेरी छुट्टी कर दी। धीमा की बात इतनी पुरानी हो गई थी, जो मैं उसका जिक्र किसी से अब करया तो लोग हाथ झाड़ के चल देते थे। इतने टेम बाद के हो सके था। ठीक यही बयान डिप्टी के न्यायालय में दे रखा है। अपने सिर पर अपने आप कुल्हाड़ी मार रखी है उसने। मैं देख रहा हूँ डिप्टी के होंठ सूख गए हैं। शायद वह विश्राम चाहता है। मैं उसके लिए पानी लेने चला गया। मैंने महसूस किया कि मुझे डिप्टी से कुछ सहानुभूति हो चली है। कुछ समय के लिए वकालत का चोला मेरे तन से उतर गया है। इतिहास में हमने सिर्फ पन्ना धाय और उसके शहीद बेटे का जिक्र सुना है। कोई नहीं जानता कि उसका दूसरा बेटा भी था, और वह यहाँ मेरे सामने बेड़ियों में जकड़ा बैठा है। क्या ये इतिहास की एक साजिश नहीं है, जिसने पन्ना धाय और उसके बेटे के बलिदान को अमर करने में भी राजाओं जमींदारों का एक उद्देश्य पूरा किया? पन्ना धाय की आने वाली पीढ़ियां उसके महान बलिदान के नाम पर शोषित की गईं। क्या इसलिए वह इतिहास विकृत हो गया कि राजवाड़ों द्वारा पोषित, इतिहासकारों द्वारा लिखा गया इतिहास है? काश कोई इतिहासविद पन्ना धाय के वर्ग का हुआ होता, तो शायद इस समय इतिहास का कुछ और ही रंग होता। लेकिन नहीं, यह मेरी भूल है। इतिहास तो वही होता है जिस पर सत्ता की मोहर लग जाती है। इसके अलावा अन्य जो कुछ भी लिखा जाता है, उसे बगावत कहकर या तो जला दिया जाता है, या डिप्टी की तरह सिक्चों में बंद करके ताले ठोक दिए जाते हैं। मेरे जहन में विगत में गाड़ा गया टाइम कैप्सूल आ रहा है, जिसे खोद कर आज पुर्जा पुर्जा कर दिया गया है। मैं किसी इतिहास का पृष्ठ मानूं, टाइम कैप्सूल में लिखे शब्दों को या उसके वर्तमान पुर्जों को? मैं डिप्टी की तमाम बातें जान लेने को आतुर हूँ। अब उसने पानी भी पी लिया है, उसके चेहरे पर कुछ सुकून है। यही उपयुक्त अवसर है। मुझे उससे असली दुर्घटना की बाबत अब तुरंत जान लेना चाहिए। अच्छा डिप्टी, जो होना था सो हो गया। अब तो मुझे यह बताओ कि छोटा जमींदार मरा कैसे, और उसका खून तुम्हारे नाम कैसे लग गया? मैं सच सच कहूँगा वकील साहब, उस दिन मैं जब खेत में निराई कार्या था, मैंने सारा गांव बड़ी झील की तरफ भागता देखा। मैं भी उसी ढब भाग लिया। मुझे दिखा एक आदमी झील के बीचों बीच तड़प रहा है। उसके धीरे ही एक नाव उल्टी पड़ी डूबन लग रही थी। मैंने सोचा मछली पकड़न आया होगा। नाव उलट गई।
तू यहाँ फंस गया। गांव के सारे लोग झील के चारों तरफ इकट्ठे होकर तमाशा तो देख रहे थे, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कूद के उसे बाहर काढ़ ले। मैंने अपने भाई को अपनी आंखें मरते देखा था जब मैं बालक था, पर उस दिन मैं हर सूरत में इस आदमी को बचाना चाहूँ था। अब उसे बचा के अपने भाई की आत्मा ने स्वर्ग में शांति देना चाहूँ था। कने एक आदमी से पूछा भी कि कौन गिर गया, पर किसी ने कुछ पता नहीं था। मैंने लोगों की तरफ देखा, पर कोई भी उसकी मदद को तैयार नहीं था। इब मेरे ते रहा न गया। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और इकलाई झील में कूद पड़ा। तीरता तीरता जब मैं उस आदमी के नज़दीक पहुंचा तो मेरी आंख फटी की फटी रह गई। आप भी सुन लो वकील साहब, वो आदमी वही छोटा जमींदार था जिसने मेरे भाई धीमा को गोली मारी थी। मेरा दिमाग चक्कर काट खाया। मैं गया था एक इंसान धीमा को बचान, वह लिकड़िया मेरे भाई धीमा का खूनी। मेरे मन में आया कि वो इसे डुबन दे, पर मैंने बताया नहीं। मेरे दिमाग ने कतई काम करना बंद कर दिया था। सोचिया जिसे बचान आया तो कोशिश करके देख लूं बस। यही गलती मैं उस टाइम कर गया। मैंने उसे पानी में थाम लिया। मुझे यूं भी पता नहीं कि वो उस वक्त जिंदा था या मर गया था। मेरी किस्मत वकील साहब, उसे जिंदा बाहर नहीं ला सका। किनारे आते ही मैंने कई आवाज़ सुनी, मार साले को। जितनी देर में यूं छोटे जमींदार को बाहर लाया है, उतनी देर में तो झील से कूदकर 10 बार आर पार करके आया जा सके। अरे भाई, अरे अपने भाई का बदला लेने गया था तू तो, इसी ने तो उसे पानी के भीतर ही भीतर मार दिया है। इबढोक पूरा करण को बाहर ले आया जिस तय। हम यूं समझे कि यूं तो उससे बचा नहीं गया था। बेवकूफ़ बना दिया मारा। ये वो लोग ही थे जो थोड़ी देर पहले तमाशबीन बने खड़े थे, इब गवाह बन गए थे। मैं थक गया था। उन्हें जवाब देने की ताकत भी मेरे में न थी। आंख में अंधेरा छान लग गया था। उसी अंधेरे में मैंने अपने शरीर पर लाठियों के वार पड़ते देखे। कुछ देर सहता रहा, चिल्लाता रहा, पर जब बेहोश हो गया तो फिर पता नहीं क्या हुआ होगा। मुझे जेल के अस्पताल में होश आया तो सारा जिस्म टूटिया पड़ा था। मेरी बेहोशी में ही मेरे खिलाफ सारे सबूत बना लिए थे। डॉक्टर ने रिपोर्ट मेरे खिलाफ लिख दी थी। मेरे माँ को भी मेरे खिलाफ पटा लिया था। मैं कुछ नहीं कर सकूँ था। मेरी कोई सुनने वाला भी नहीं था। यह कहते कहते डिप्टी फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे ढांढस बंधाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब। वह रोता ही चला गया। उसके बड़े भाई धीमा ने जिस खानदान की वंश बेल बचाने के लिए अपने प्राणों को गोली से उड़ जाने दिया, उसी रजवाड़े के चिराग को जब डिप्टी बचाने के लिए पहुंचा तो ये गलती हो गई कि इस बार वह स्वयं बच गया। यदि वह छोटे जमींदार को बचा न पाया था तो खुद उसे भी बचने का कोई हक प्राप्त नहीं था। उसे नहीं बचना चाहिए था। तो क्या इसी जुर्म उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा? डिप्टी को जोर जोर से रोते सुनकर जेल के कई संतरी इधर आ गए हैं। लेकिन इससे अचानक यह क्या हुआ? यह रोता रोता एकदम रुक क्यों गया? अस्पष्ट सी भाषा में कुछ बड़बड़ाने भी लगा है। कुछ कहना चाहता है तभी बड़ी डरावनी और गंभीर मुद्रा बनाकर डिप्टी खड़ा हो जाता है। मैं आपने बता देता हूँ वकील साहब, मैं कभी भी नहीं मरूंगा। मुझे कोई भी नहीं मार सकता। पन्ना धाय के सैकड़ों बेटे इन जेलों में बंद हैं। मैं नहीं छूट सकिया तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। मेरी शहादत बेकार नहीं जाने की। आप सोचो और मेरी हिम्मत देखो कि मैं पन्ना धाय का दूसरा बेटा मरने के बाद भी मरने से इनकार कर रहा हूँ। कहकर डिप्टी विचित्र रूप से हंसने लगा। मैंने समझ लिया कि यह आगे कुछ नहीं बता पाएगा। अब इसके पास बताने को कुछ भी नहीं है। मुलाकात का समय भी खत्म होने को है। जमादार का इशारा मैं अपने कागजात संभालता हुआ निःशब्द वहाँ से चल पड़ा हूँ। मेरे भीतर बैठा इंसान सोच रहा है कि इस गरीब का ही अंजाम होना था, हो गया है। अब मैं इसकी क्या मदद करूं? इतिहास सदा स्वयं दोहराता आया है, अब भी दोहराया जाएगा। मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। पन्ना के एक बेटे का बलिदान वैसे हुआ था, दूसरे का यूं ही हो जाएगा। लेकिन दूसरे ही क्षण मेरा वकील चौकस होता है। उसे यह स्थिति कतई स्वीकार नहीं है। इस प्रकार के कमज़ोर केस में भी, जिसमें डिप्टी की कोई खता साहिब नहीं की गई है, जजमेंट में हत्या का न कोई स्पष्ट उद्देश्य है, न विश्वसनीय मेडिकल सबूत ही उसके खिलाफ प्रस्तुत किया गया। यदि उसे फांसी लग गई तो इंसाफ नहीं होगा। जेल के मुख्य द्वार से बाहर निकलते हुए मेरी दृष्टि खुले आकाश पर टिक जाती है, जहां उड़ती हुई एक चील के खूनी पंजों से छूटकर
एक चूहा बड़ी तेजी से नीचे आ रहा है। चूहे को भ्रम है कि वह बच गया, लेकिन अभी इसी क्षण वह धड़ाम से गिरेगा, छटपटाएगा और दम तोड़ देगा। मुझे लग रहा है जैसे इतिहास पर एक और काला पन्ना ढपता जा रहा है। धन्यवाद।